हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटी, तुझे ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। 2 साल पहले प्रभा के भाइयों ने उसकी बड़े ही धूमधाम से शादी की थी। वह घर में सबसे छोटी थी। उसके पिता नहीं थे, फिर भी उसके लाड़ दुलार में कोई कमी नहीं थी। दोनों भाभियां उस पर प्यार की वर्षा करते थकती नहीं थी। मायके की ही तरह ससुराल में भी प्रभा सबकी लाडली थी। उसका पति भव्य भी उस पर जान छिड़कता था। घर में मुन्ना के आते ही भव्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सास ससुर देवर ननंद सब बलाई लेते थकते नहीं थे। परिवार की नई पीढ़ी का पहला बच्चा होने वाला था। प्रभा को सब हथेली पर रखते थे। सास खूब लाड़ लड़ाती। फल व अन्य सामान से घर भरा रहता और भव्य वह तो बावला ही हो रखा था। प्रभा को पल भर भी आंखों से दूर नहीं होने देता। ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करता। कमरे को भी बच्चों की तस्वीरों से भर रखा था। माँ व भाई प्रभा को लिवाने आए तो सासू माँ ने हाथ जोड़ लिए और कहा, 1 मिनट भी अपनी बहू को आंखों से दूर नहीं होने देना चाहते। प्रभा ने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। माँ बनकर प्रभा निहाल हो गई। मुन्ना पूरे घर का खिलौना था। भव्य कहता, यह मेरी तरह इंजीनियर बनेगा, तो दादाजी कहते, नहीं, मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई प्रभा के परिवार को। एक दिन भव्य एक लड़की को अपने घर ले आया। बोला, प्रभा, यह मेरी दोस्त है दिव्या। तो दिव्या कहती है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। दिव्या जितनी देर घर पर रही भव्य से चिपकी रही, फिर बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद भव्य के स्वभाव में परिवर्तन होता चला गया। एक दिन उसकी सहेली का फोन आया और बोली, क्या बात प्रभा, मियाँ जी को बड़ी छूट दे रखी है, जो तुझे छोड़कर और लड़की के साथ बाहर घूम रहे हैं। अब प्रभा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। आज मुन्ना पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। वह झटपटा उठी कि किससे मन की बात करूं। माँ जी, नहीं, सीधे भव्य से ही बात करती हूँ। भव्य सदा ही अपने पहनावे का ध्यान रखता था। मुन्ना होने के बाद वह प्रभा को कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाता था। कहता, अभी तुम्हारा मुन्ने के साथ बाहर जाना सही नहीं है। पर प्रभा को कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वहीं उसकी खुशियों पर दिव्या ने सेध मार ली थी। रात गए भव्य घर वापस आता है गुनगुनाता, सीटी बजाता हुआ। प्रभा ने पूछा, खाना लगा दूं? वह अपना कोट उतारने लगा तो प्रभा ने पकड़ लिया तो उसमें से लेडीज परफ्यूम की खुशबू महक उठी। तो प्रभा ने पूछा, यह परफ्यूम तो दिव्या लगाती है, तुम उसके साथ थे? तो वह बोला, हाँ था, तो वह मेरी दोस्त है। तो प्रभा ने गुस्से में बोला, हाँ तो रहो ना उसके साथ, और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और सुबह घर में सबके उठने से पहले ही उठती है और अपने बेटे को लेकर मायके पहुंच जाती है। जब भाइयों को पता चलता है तो वह कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वापस जाने की उस बेकार आदमी के पास। तुम यहाँ आराम से रहो, बाकी हम देख लेंगे उसे। तो प्रभा की माँ कहती है, अभी आप सब लोग शांत हो जाइए। तो प्रभा की माँ प्रभा के पास आकर बैठी और कहती है, प्रभा, यह तुम्हारा घर है, तुम इसमें आराम से रह सकती हो, पर बेटा, अपना घर छोड़कर तुमने समझदारी का काम नहीं किया। तुम तो पहली बार में ही घबराकर भाग आई, बिना लड़े मैदान छोड़ आई। तुम्हारा पति है वो। माँ यह सब कहकर वहाँ से चली जाती है। तो प्रभा काफ़ी देर बैठकर सोचती रहती है, फिर माँ को बोल अपने घर की तरफ रवाना होती है। प्रज्ञा के ससुराल में भी सब प्रज्ञा के बारे में पूछते हैं तो भव्य कहकर मुझे नहीं पता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब प्रज्ञा अपने ससुराल में पहुँचती है तो सब पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी बिना बताए, ऐसे कैसे चली गई। तो प्रज्ञा सासू माँ को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सब बातें बताती है। तो सासू माँ उसे खूब डांटती है और कहती है, एक माँ तेरी यहाँ पर भी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से घर छोड़कर जाने की। उसे तो मैं बताती हूँ वह ऐसे कैसे कर सकता है। तो प्रभा कहती है, नहीं मम्मी जी, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, कहीं वह गुस्से में आकर घर छोड़कर ना चले जाए। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा उन्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। सास बहू मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। जब शाम को भव्य घर आता है तो प्रभा को कहता है कि मुझे लगा था कि तुम घर छोड़कर चली गई हो। तो प्रभा कहती है, ऐसे कैसे अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी, यह मेरा घर है, तो ऐसा सोचना भी मत। वह देखता है कि सारे घर में कपड़े फैले हुए हैं तो वह प्रभा से पूछता है, यह सब क्या है।
तो प्रभा कहती है कुछ नहीं, मुन्ने की तबीयत खराब है, बार बार उल्टी कर रहा है। तो वह कहता है तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया इसे? तो वह कहती है डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं तो कल करवाऊंगी। अगले दिन प्रभा भव्य से 10,000 रुपये ले लेती है। कहती है मुन्ने के टेस्ट करवाने हैं और डॉक्टर को भी दिखाना है। तो वह कहता है इतने रुपए लगते हैं? तो वह कहती है मम्मी जी और पापा जी साथ में चल रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो जाकर उनसे बात कर लो। तो वह कहता है नहीं नहीं, तुम पैसे ले लो। फिर शाम को सासू माँ यह कहकर कि तेरे पापा की कुछ दवाइयाँ लानी है, डॉक्टर ने कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ लिखी हैं, कहकर वह भी थोड़े से पैसे ले लेती है। इसी तरह 2-4 दिन बाद वह जानबूझकर एक बिजली वाले को बुलाकर एसी की तार कटवा देती है। पूरी रात भव्य सो नहीं पाता। तो वह कहती है गैस ख़त्म हो गई है, शायद सर्विस करवानी पड़ेगी। इसी तरह 10-15 दिन में बहू और सासू माँ दोनों उससे 40-50 हज़ार रुपये निकलवा लेती हैं। प्रभा को पता है कि जो वह कर रही है गलत है, पर क्या करे, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। भव्य का हाथ परेशान हो जाता है। वह दिव्या पर उतने पैसे खर्च नहीं कर पाता जितना भव्य ने सोचा था। अब नो मूवी, नो गिफ्ट्स, नो बाहर घूमना फिरना। दिव्या धीरे धीरे भव्य को इग्नोर करने लगती है। भव्य उसे कहता है कि अगले महीने मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा, पर गुस्से में दिव्या के मुंह से निकल ही जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा तो दिवालिया निकला हुआ है। मैंने तो सोचा था तुम इंजीनियर हो, अच्छा खासा कमाते हो, नहीं तो मुझे तुम जैसे शादीशुदा मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। भव्य को सब समझ में आने लगता है। वह अपने आप को धिक्कारते हुए कहता है कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। मैं अपनी देवी जैसी पत्नी अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। वह जल्दी से घर पहुंचता है, हाथ जोड़कर प्रभा से माफ़ी मांगता है। प्रभा उसे माफ़ कर देती है, पर इतने में ही पीछे से सासू माँ भी आ जाती है और भव्य के कान पकड़कर कहती है इस बार तो बहू तुझे माफ़ कर रही है और यह बात सिर्फ बहू और मुझे पता है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो यह बात तेरे पापा जी को भी साथ में पता चलेगी तो तुझे पता है वह तेरा क्या हाल करेंगे। तो अगली बार ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। तो इतने में ही पीछे से ससुर जी और देवर जी भी आ जाते हैं और कहते हैं आपको क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं पता? हमें सब कुछ पता है, पर हम सब चुप थे क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहू बहुत समझदार है और वह सब कुछ संभाल लेगी, नहीं तो हम सब पीछे खड़े ही थे। पापा जी की आंखों में गुस्सा देखकर भव्य डर जाता है और देवर भी साथ में कहते कि भैया आपने हमारी भाभी के साथ सही नहीं किया। अगली बार आपने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो अपने आप को अकेला ही खड़ा पाएंगे। हम सब हमारी भाभी के साथ हैं। तो भव्य कहता है आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब से पहले की तरह प्रभा और मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।